चलिए, तो मैंने आपको सिंपली समझा दिया कि डिराइव्ड लिपिड में ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसा डिराइव्ड लिपिड जो किसी सिंपल लिपिड या फिर किसी कंजुगेटेड लिपिड के डीनेचुरेशन से मिले, डीनेचुरेशन मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक अच्छा खासा फोल्डेड स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो जाए, मतलब प्रोटीन टूटा नहीं है, वो अपने स्ट्रक्चर को बस चेंज किया है, तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन जो बने प्राइमरी सिंपल और कंजुगेटेड से डीनेचुरेशन के बाद, उसको बोलेंगे आप प्राइमरी डिराइव्ड लिपिड। एग्जांपल, फाइब्रिन बनता है फाइब्रिनोजेंस, और वो क्या है, एक प्रकार का फाइब्रिन जो है प्राइमरी डिराइव्ड लिपिड है। दैट्स इट। उसके बाद सेकेंडरी डिराइव्ड लिपिड में हमने क्या बोला कि कोई भी ऐसा प्रोटीन जो किसी सिंपल या किसी कंपाउंड लिपिड के ब्रेकडाउन से बने, प्रोटीन था टूटा आधा आधा हो गया, वो भी तो प्रोटीन ही है, वो भी तो पॉलीपेप्टाइड चेन ही है, तो डाइजेशन हो जाए उसका ब्रेकडाउन हो जाए, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से उसका ब्रेकडाउन हो जाए, तो टूटे हुए सेगमेंट भी प्रोटीन है, लेकिन वो डिराइव्ड प्रोटीन है, सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन है। क्या सभी को अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्लियर है? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। यदि किसी को भी कोई समस्या हो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सॉरी टाइप्स ऑफ लिपिड में, तो बोलिए, फिर मैं बढ़ता हूं आगे जल्दी से। चलिए, अब बच्चों देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बच्चों मैं बता दूं, जब प्रोटीन से सवाल आता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली सवाल यहीं से आता है। ठीक है, और आपके जो एंजाइम वाले पोर्शन है उसको समझने के लिए आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए, जब भी बात होती है स्ट्रक्चर की ना, तो अब ये स्ट्रक्चर जो है ना, क्या अरेंजमेंट ऑफ एटम ही तो है, और क्या? प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है, तो अरेंजमेंट ऑफ एटम ही तो है स्ट्रक्चर, और क्या? तो यार, ये अलग अलग सब्जेक्ट वाले लोग अलग अलग बातें करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं एक फिजिक्स वाले से पूछूं प्रोटीन के बारे में, तो वो कुछ और बताएंगे, है? अगर मैं एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछूं कि साहब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर आप हो, आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताओ, तो वो कुछ और ही बोलने लगेंगे। यदि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर से बात करूं, तो वो कुछ और ही बोलेंगे, और यदि आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो कुछ और ही बोलूंगा। समझ रहे हो? मतलब ये चारों लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ये बातें एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स वाले लोग किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर, वो 3D व्यू के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 3D व्यू के बारे में बात करते हैं। मतलब वो 3 डायमेंशनल व्यू के को देखकर स्ट्रक्चर बताएंगे, लाइक कि स्फेरिकल है, क्यूबॉइड है, फलाना ढिकाना, ये सब वो ऐसी बातें करेंगे, 3D व्यू में वो बात करेंगे। यदि मैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर से पूछूंगा सर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताओ, तो वो बोलेंगे प्रोटीन की, वो पूरा एनालिसिस करेंगे, तो उनको पता चलेगा प्रोटीन बना है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड का वो केमिकल फॉर्मूला लिखने लग जाएंगे। जैसे आपको पता है ना अमीनो एसिड, ये देखिए है ना, आपको पता, आर मान लो मैंने एच बना लिया यहाँ पे, एच एच सी ओ एच एन एस टू, तो वो क्या करेंगे, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना तैयार कर देंगे, C2H3O, सॉरी H3 नहीं, H5O2N, वो ऐसा कुछ लिख के बताने लगेंगे कि साहब यही है, यही है, यही है प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन के बारे में। अब ऐसे कई सारे होंगे, तो वो क्या करेंगे, उसको मल्टीपल कर देंगे 2, मल्टीपल कर देंगे 4, कई सारे अदर अमीनो एसिड का उसमें कॉम्बिनेशन कर देंगे। मतलब समझ रहे हो, वो जो है ना केमिकल स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे, वो केमिकल फॉर्मूला बताने लगेंगे। इनफैक्ट जैसे कि NaCl लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना NaCl, MgCl2, ये क्या, ये कोई स्ट्रक्चर थोड़ी है यार, ये तो वो केमिकल फॉर्मूला बताने लगेंगे अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में उससे पूछूंगा तो। अब अगर ऑर्गेनिक वाले से पूछेंगे, तो वो 2D व्यू बताने लगेंगे, प्रोटीन का 2D व्यू बताने लगेंगे। जैसे कि बेंजीन के बारे में बात करते हैं ना, ये रहा बेंजीन, बात करते हैं ना। नेफ्थिलीन, को बताएगा नेफ्थिलीन कैसा होता है? रिभा, नो सर। नहीं पता?
अरे नेफ्थिलीन, जहाँ बेंजीन में डबल रिंग होता है वहां पे सिंगल रिंग हो जाता है तो नेफ्थिलीन नहीं कहलाता है? किसी को नहीं पता ये बात? ये बेंजीन है, ये नेफ्थिलीन है। तो ये 2D व्यू है। तो ऑर्गेनिक वाले 2D, आप तो बस सो रहे हो ना, स्ट्रक्चर आपसे कोई नहीं पूछेगा। ऑर्गेनिक वाले 2D व्यू की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक वाले केमिकल स्ट्रक्चर बताने लगते हैं, प्रोटीन वाले 3D व्यू की बात करते हैं, क्यूबॉइड तो फलना तो ढिकना, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब बायोलॉजी वाले से आप पूछोगे सर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताइए, तो मैं बोलूंगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 अलग अलग लेवल में एग्जिस्ट करता है। क्या बोलूंगा मैं? कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 अलग अलग लेवल पर एग्जिस्ट करता है। एक को मैं बोलूंगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब 1 डिग्री स्ट्रक्चर। एक को मैं बोलूंगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब 2 डिग्री स्ट्रक्चर। एक को मैं बोलूंगा टर्सरी स्ट्रक्चर, मतलब 3 डिग्री स्ट्रक्चर। और एक को मैं बोलूंगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 4 डिग्री स्ट्रक्चर। यस, मैं यही बोलूंगा। और फिर मैं आपसे ये भी बोलूंगा, अच्छा एक बात बताइए, चलिए ज्योति बताएगी, किसी भी अमीनो एसिड का, ज्योति, किसी भी अमीनो Yes. एसिड का यूनिक फीचर क्या होता है? यूनिक फीचर्स उसका आर ग्रुप। आर ग्रुप होता है। मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अंतर किस मामले में रखता है? तो आर ग्रुप के मामले में अंतर रखता है। लेकिन जब मैं पूछूंगा आपसे कि एक प्रोटीन अपना यूनिक फीचर, अरे यूनिक फीचर का मतलब दूसरों से अलग फीचर, प्रोटीन अपना यूनिक फीचर किस मैनर में रखता है? तो बच्चों मैं बता दूं, प्रोटीन अपना यूनिक फीचर 2 मैनर में रखता है। एक तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। आपको पता है जब कई सारे अमीनो एसिड कंबाइन हो जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर से भी समझाऊंगा। पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, कई सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। तो सीक्वेंस कौन से अमीनो एसिड कौन नंबर पे आए, इससे हर प्रोटीन अलग अलग नेचर का होता है, अलग अलग खास होता है, अपना उसका यूनिक फीचर होता है। दूसरा बात कि जब वो प्रोटीन अरेंज हो गया, मतलब अमीनो एसिड अरेंज हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बना दिया, तो वो किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी। इस बिहाफ पर प्रोटीन की अपनी यूनिक फीचर होगी, इन दोनों फीचर के बेसिस पर कि उसका सीक्वेंस क्या है अमीनो एसिड का और पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर क्या है। तो बोलिए क्या सभी लोगों को यह बात समझ में आ गया कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या हम पढ़ने वाले हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। एक प्रोटीन खास क्यों होता है? तो इन 2 वजहों से होता है। जहां तक सभी को बात कर रहे तो हाथ खड़ा करिए जल्दी से, जल्दी। किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछ लीजिए आप। किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए किसी को नहीं पूछना। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए साहब, अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर क्लियर है तभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अच्छा एक बात मैं फाउंडेशन वाले को बोल देता हूँ, आपको मॉलिक्यूलर का पूरा क्लास करने का टाइमिंग है तो अच्छी बात है, कीजिए। नहीं है तो मैं 3-4 वीडियो का लिंक आपको भेज चुका हूं और भी भेजूंगा एक। इतना पोर्शन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इतना पोर्शन आपके 11th के एनसीईआरटी में भी है। और जब मैं टेस्ट लूंगा तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि क्वेश्चन सेपरेटली बनाऊं, ठीक है? मैं पूरा एनसीईआरटी पैटर्न क्वेश्चन बनाता हूं मैं, तो उसमें मुझे ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं न्यूक्लिक एसिड को छांट दूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप न्यूक्लिक एसिड का जितना रिलेटेड पार्ट है वो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा मॉलिक्यूलर वाला, वो आप देख लेंगे, ठीक है? चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक बात बताइए, आपको इतना तो पता है ना, व्हाट इज प्रोटीन? क्या ये पता है?
हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अरे बोलो, ये पता है ना, मतलब प्रोटीन का ही हेटेरोपॉलीमर, मतलब सॉरी अमीनो एसिड का हेटेरोपॉलीमर, मतलब कई सारे अमीनो एसिड आकर लिंक्ड हो जाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे होंगे सर हम समझ गए वो तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, लेकिन सर उसमें आपने बॉन्डिंग बताया है क्या, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जो जुड़ता है उस बॉन्डिंग का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड, राइट, पेप्टाइड बॉन्ड। तो सर एक बात बताएंगे, क्या सर दो अमीनो एसिड के बीच में या फिर एक पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में केवल पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है क्या? जवाब है नहीं, और भी कई सारे बॉन्ड होते हैं, यस, और भी कई सारे केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप स्ट्रक्चर को समझने से पहले वो सारे बॉन्डिंग जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एग्जिस्ट करता है या फिर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, आप पहले उस सारे केमिकल बॉन्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो मैं इस टॉपिक को यहीं होल्ड कर रहा हूं और मैं आ रहा हूं अगले टॉपिक पे। हमारा टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्ड्स ऑब्लिक केमिकल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन से ही तो बॉन्ड बनता है। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब समझते चलेगा एक एक करके। जिनका केमिस्ट्री बहुत वीक है उनको थोड़ा सा समस्या आ सकता है यहाँ पे, जो केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं वो रिलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला बात, पहला बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर। मैं टोटल 7 बॉन्ड बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड का नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अरे बात क्लियर है, पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। बच्चों मैं आपको बताऊं, चाहे हो पेप्टाइड बॉन्ड चाहे हो डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये दोनों ही, चाहे हो पेप्टाइड बॉन्ड चाहे हो डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या सभी को क्लियर है? जहां इलेक्ट्रॉन की जो वो बॉन्डिंग होती है कि पूरी की पूरी दो एटम के बीच में शेयरिंग हो जाती है। उस दिन में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ही तो बॉन्ड होता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है। जहां आयनिक बॉन्ड बनता है आप जानते हो वहां पे चार्जेस होना जरूरी है, चाहे वो पार्शियल हो या टोटल हो, चार्जेस होना जरूरी है। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। कोई एक आदमी अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ देके शेयरिंग कर ले तो बॉन्ड बनता है केमिकल बॉन्ड। और जहां पर होता है एक जगह इलेक्ट्रॉन की भयानक कमी और एक जगह इलेक्ट्रॉन की भयानक अधिकता, तो चार्ज क्रिएट होता है, तो वहां बनता है क्या, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। बाकी आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, चाहे वो पेप्टाइड बॉन्ड चाहे वो डाइसल्फाइड बॉन्ड, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस सिखाया है, अगर आपको याद हो तो लो एक बार फिर से सिखा देता हूँ, जल्दी से जल्दी देखना। ये एक अमीनो एसिड है, जल्दी देखिएगा। इधर मैं ले रहा हूँ क्या, उसका NH2 ग्रुप, राइट। और इधर उसका कोई भी मैं ये इधर ले रहा हूँ उसका क्या, मैं COH ग्रुप, ठीक है। और इधर उसका कोई भी R ग्रुप और इधर उसका H, राइट। मैं अगला अमीनो एसिड ले रहा हूँ, उस अमीनो एसिड का COH ग्रुप इधर है। एक बार पता है मैंने उल्टा कर रहा हूँ, आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे जब मैं पॉलीमर बनाऊंगा, तो इसलिए बेटर होगा स्टार्टिंग से सही लें, ठीक है। इधर उसका NH2 ग्रुप, ठीक है ना, तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इधर उसका COH ग्रुप, ठीक। अगला अमीनो एसिड, इसमें R1 माना मैंने, अगला अमीनो एसिड, इधर उसका अमीनो ग्रुप, इधर उसका R ग्रुप, R2 मान लिया मैंने, दूसरा R ग्रुप ले लिया, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। इधर उसका COH ग्रुप। मैंने आपको कहा पेप्टाइड बॉन्ड भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से ही बनता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। COH अपना OH देता है और NH2 ग्रुप अपना H देता है। ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है।
जब ये दे देगा तो उसके बाद सुनेगा ध्यान से, ये देने के बाद इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसको हटाइए, हटा दे रहा हूं मैं इसी में, ठीक है, हट गया। तो OH किस फॉर्म में निकला, OH माइनस के फॉर्म में, H किस फॉर्म में निकला, H प्लस के फॉर्म में। तो ये ओवरऑल क्या निकला, पानी, डिहाइड्रेशन हुआ। अब मैंने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि ये H प्लस निकला और यहाँ ये OH माइनस निकला। एक बात बताइए, ये जो प्लस और माइनस निकला है, ये प्लस माइनस पहले ही से था या बॉन्ड बनाने के लिए ही निकाला गया है? किनको लगता है बॉन्ड बनाने के लिए ही निकाला गया, हाथ खड़ा कीजिए। ये प्लस माइनस पहले से था या फिर ये बॉन्ड बनाने के लिए ही निकाला गया है? बॉन्ड बनाने के लिए ही निकाला गया, इसीलिए प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ शेयरिंग हो जाता है और यहाँ बन जाता है एक बॉन्ड, और इसी बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने सिखा रखा है पहले ही, पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो जिनको डिटेल में जानना था मैंने समझा दिया। इन शॉर्ट इन पूरी बातों को हम लोग ऐसे लिखते हैं, CONH, ऐसे लिखते हैं। तो बच्चा क्या समझ लेता है कि बॉन्ड O और N के बीच में, समझ रहे हो, बच्चा क्या समझ लेता है कि बॉन्ड O और N, अरे रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में बॉन्ड कार्बन और N के बीच में है, दिख रहा होगा आपको। और क्या इस पूरे पार्ट को अमाइड कर रहे थे? अरे बोलो बोलो, क्या इस पूरे पार्ट को अमाइड बोल रहे थे हम लोग? तो अमाइड, ये पूरा अमाइड है, अमाइड पार्ट है। इसी में जो ये बॉन्ड है, यही बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या सभी को बात क्लियर हो गई? पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, कहां बना? जल्दी याद रख कीजिए, जल्दी। चलिए अगला है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ज्योति बताएगी कौन कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं जो सल्फर कंटेनिंग है, जल्दी से बताना। सल्फर कंटेनिंग कौन कौन? काइस्टीन हो जाएगा। अरे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम बताना है। सर सिस्टीन हो जाएगा। और एक मेथियोनिन। शाबाश, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। दो एग्जांपल मैंने बताया जो सल्फर कंटेन करता है, सिस्टीन और मिथियोनिन, राइट। अगर मैं सिस्टीन का स्ट्रक्चर लिखना चाहूंगा तो आपको पता है उसमें एच पार्ट होता है, तभी तो अल्लोना बना देता हूँ यार, यहीं पे बना देता हूं। अरे ध्यान से देखते चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। एक ये हो गया सिस्टीन, ठीक है, एक सिस्टीन में इधर लेता हूँ उल्टा करके, ठीक है, ले सकते हैं उल्टा करके, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सिस्टीन है दोनों? अरे बोलो, क्या ये एक सिस्टीन है, क्या ये दूसरा सिस्टीन है? राइट, सिस्टीन है यहाँ पे, कैसा है, ठीक है। अब सुनना, ये वाला पार्ट किसी के साथ जाके पेप्टाइड बॉन्ड बना सकता है, ये वाला भी किसी के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना सकता है, ये भी किसी के साथ जाके बना सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है मैंने सिखा दिया है। अब मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है पता है? दो सल्फर के बीच में जो बॉन्ड होता है और फिर वो दोनों सल्फर किसी अदर एटम से जुड़ा हुआ हो, दैट्स इट, ये बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब समझिएगा यहाँ से, ये एक सिस्टीन है, ये एक सिस्टीन है, इसका एसएच ग्रुप जिसको बोलते हैं थायोल ग्रुप और इसका भी एसएच ग्रुप थायोल ग्रुप।
तो इसका एसएच और इसका एसएच ग्रुप आपस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसका भी यहां से H+ रिमूव होगा और इसका भी यहां से H रिमूव होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये H+ और H- के फॉर्म में इस कदर रिलीज होगा कि मैं इन दोनों को रिलीज करा देता हूँ। लीजिए, रिलीज करा रहा हूँ, देख लो, रिलीज करा दिया मैं, और उसके बाद इन दोनों के बीच में मैंने एक बॉन्ड बनाया और ओवरऑल उधर H2 रिलीज हो गया, कहा ना, H एक तरफ से H+ और एक तरफ से H-, तो ओवरऑल H+ H- रिलीज होने के बाद H2 रिलीज हो गया, और उसके बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया वो दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया, और वहां क्या बन गया, एक बॉन्ड, और इसी बॉन्ड का क्या नाम है, डाइसल्फाइड। कितने लोगों को डाइसल्फाइड बॉन्ड समझ में आ गया कैसे बनता है? मैं पूरा मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, मैं फिर से समझा देता हूँ, देख लो, मैं मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा, वो मेरा पार्ट नहीं है। यहाँ H था, इसके साथ भी H था, ये H निकला आपका, मान लिया जाए H+ के फॉर्म में, ठीक, ये H निकल गया मान लिया जाए H- के फॉर्म में, तो क्या फिर ये दोनों मिलके H2 बना सकते, अरे H- है यहाँ, H-, तो क्या ये दोनों मिलके H2 बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, ठीक है। तो ये अगर H+ के फॉर्म में निकला है तो यहाँ माइनस आया होगा, ये H- के फॉर्म में निकला है तो यहाँ प्लस आया होगा, तो निकालो पहले इन दोनों को, निकल गया। अब इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया, कुल मिला के बॉन्ड बन गया, उसी बॉन्ड का नाम क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब बताओ, यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले से था या बॉन्ड बनाने के लिए आया है चार्ज? तो बोलो, पहले से था या बॉन्ड बनाने के लिए आया है चार्ज? बॉन्ड बनाने के लिए आया है चार्ज, और तब जाके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, दैट मींस इट इज आल्सो कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, दो सिस्टीन के बीच में बन गया। इसको हटाओ, H2 रिमूव हो गया, वो आपको पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने पर, ठीक है। कुल मिलाकर डाइसल्फाइड बॉन्ड आप जान रहे हो दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के बीच में बनेगा, और वो सिस्टीन होगा। अब बच्चे के मन में यहाँ पता है क्या डाउट आता है, सर क्या ये बॉन्ड एक सिस्टीन और एक मिथ्योनिन के बीच में नहीं बन सकता, क्योंकि वो भी तो सल्फर कंटेनिंग है। क्या सर मिथ्योनिन मिथ्योनिन के बीच में नहीं बनेगा? जवाब है नहीं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, मिथ्योनिन नेवर फॉर्म, पार्ट नोट्स में ऐड कर लेना, नेवर फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये कभी डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? हिंड्रेंस आ जाता है। अब क्या होता है हिंड्रेंस, मैं नहीं बताऊंगा, केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे। एक्चुअली आप ये समझिए, जो उसके वहां पे जो वो पार्ट है जहां पर सल्फर है, वहां पर बॉन्डिंग बनाने के लिए कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता, हिंड्रेंस आ जाता है। जो उसका आर ग्रुप होता है ना मिथ्योनिन का, तो हिंड्रेंस आने की वजह से वो बन ही नहीं पाता है सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड वहां पे। दैट्स इट। आपको उतना रीजन डिटेल में नहीं घुसना है, मैंने बता भले ही दिया, इतना बस याद रखना है आपको कि मिथ्योनिन कभी डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाता है। ये बात नोट्स में ऐड कर लेना, नहीं है ऐड। सिस्टीन सिस्टीन के बीच में ही हमेशा डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। क्लियर? मैं आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड का एक खूब मजेदार बात बताता हूँ। आपने क्रिएटिन का नाम सुना है? पढ़ा भी है क्रिएटिन, हेयर में मिलता है, हुफ में मिलता है, फलाने ठिकाने में, जहां आपने बात गौर किया, जहां भी क्रिएटिन मिलता है वो पार्ट हार्ड होता है। गौर किया? नेल हो गया, हुफ हो गया, या हेयर को ही देख लो छू के, स्किन की तुलना में तो हार्ड ही है। तो क्यों होता है हार्ड? तो वो पार्ट तो क्रिएटिन प्रोटीन की वजह से हार्ड है, आपको पता है। लो मैं लिख रहा हूं, हेयर हो गया, नेल हो गया, हुफ हो गया, या फिर फीदर ही हो गया, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में क्या होता है, क्रिएटिन प्रोटीन होता है। क्या होता है भाई? क्रिएटिन प्रोटीन होता है। और आपको मैं बता दूं, क्रिएटिन प्रोटीन जो होता है बड़ा हार्ड होता है, हार्ड प्रोटीन। तो इसका रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे ड्यू टू abundance of cysteine, due to abundance of disulfide bond between cysteine, मतलब बहुत सारे उसमें सिस्टीन होते हैं, और जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बहुत सारे बन जाते हैं एक्सेस अमाउंट में, तो वो कोवलेंट बॉन्ड बहुत सारे जब बनेंगे तो उसको स्टेबिलिटी देता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर हार्ड हो जाता है। दैट्स इट। तो क्या आपको पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड ये दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड है, क्या ये दोनों बॉन्ड समझ में आ गया? तब हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से।
देखिए इतना डिटेल आपसे कोई नहीं पूछेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, आप ऐसे, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री, आप एमबीबीएस में विदाउट एनी टीचर आप कोई भी फॉरेन बुक पढ़िए या इंडियन बुक पढ़िए, आप बेसिक से बुक पढ़ लीजिएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप बुक को खुद समझ लीजिएगा पढ़ के, कोई भी बायोकेमिस्ट्री का बुक। अदरवाइज मैं चाहता ना सीधे बोल देता पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, दैट्स इट। मैंने बना के दिखाया आपको, मैं चाहता तो कह सकता था डायरेक्ट सल्फाइड बॉन्ड इज आल्सो अ कोवैलेंट बॉन्ड, और ये दो सल्फर के बीच में, लेकिन मैंने बना के दिखाया। फिर मैंने ये भी कहा मिथियोनिन कभी नहीं बना सकता, हिंड्रेंस आ जाता है। और वो कैसे आता है वो बात आप केमिस्ट्री में भी सीख लोगे, हिंड्रेंस क्या होता है सीख लोगे। फिर जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एमबीबीएस में बुक पढ़ोगे फॉरेन वगैरह का बायोकेमिस्ट्री का, तो आप समझ जाओगे हिंड्रेंस कैसे आता है। लेकिन बस मैंने आपको बस दिमाग में दे दिया हिंड्रेंस आता है, बस दैट्स इट। और ये बात ये आपसे पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा आपसे कि जो क्रिएटिन होता है, ये बात नोट्स में नहीं है, ऐड कर लीजिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए पहले जल्दी, 1 2 3 क्लिक, इसका भी लीजिए 1 2 3 क्लिक, ठीक है। तो आपसे ये वाला पार्ट कोई नहीं पूछने वाला है कि क्यों हिंड्रेंस आता है कैसे, ये पूछेगा कि पेप्टाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड किस बॉन्ड का एग्जांपल है, कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, तो ये आप देख रहे हो सी और एन के बीच में, मतलब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक पार्ट और एक अमीनो एसिड का अमीन पार्ट। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बीच में बनता है वो सिस्टीन अमीनो एसिड ही होगा, दैट्स इट। मिलते हैं नए मीटिंग में, और नए मीटिंग में और भी बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं, तब आएंगे हम लोग स्ट्रक्चर पे। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है जल्दी से। अतीक, नो सर। हर्ष, नो सर। ज्योति, नो सर। नवीन, नो सर। रिवा, नो सर। शिवानंद, नो सर। अभिषेक, नो सर। चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में और भी बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं।